चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कोर बैंकिंग सिस्टम। बैंक में जाकर आप जो भी काम करते हो, बैंक में पैसा लेना, बैंक में पैसा जमा करवाना, जो भी बैंकिंग का काम करते हैं, अगर वही काम आप ऑनलाइन करने लग जाओ, वही काम आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से करने लग जाओ, आपको हर चीज के लिए बैंक में जाने की जरूरत ना पड़े, उस कंसेप्ट को क्या कह देते हैं? कोर बैंकिंग सिस्टम। CORE, कोर। कोर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट क्या होता है ये? देखो, पहले मैं कंसेप्ट समझा देती हूँ, फिर लिखवा दूंगी। पहले जब कोर नहीं था, कोर का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था बैंक्स में, तो सपोज SBI बैंक है, उसकी एक ब्रांच झुंझुनू में है, एक ब्रांच उसकी जयपुर में और एक ब्रांच उसकी कहाँ पे है? दिल्ली। अब झुंझुनू वाली ब्रांच में मैंने SBI में 5,000 रुपए जाकर डिपॉजिट कर दिए, जब कोर नहीं हुआ करता था। अब मैं जयपुर गई और मुझे कोई पैसे को विड्रॉ करना है, तो जयपुर वाली ब्रांच को नहीं पता होता था कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे और मैं कितने विड्रॉ कर सकती हूँ। तो जयपुर वाली ब्रांच मुझे मना कर देती थी, कह देती थी कि आप झुंझुनू जाकर ही अपने 5,000 रुपए निकाल सकते। मतलब जो काम आपने जहां किया है वहीं से आप वो काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाते थे। तो पहले ऐसा हुआ करता था। अब क्या हो गया? कंसेप्ट कोर का आ गया। कोर का मतलब अब सबका डेटा SBI के सर्वर पे स्टोर होगा। यहाँ हर ब्रांच का डेटा अपना पर्सनल पर्सनल सेव होता था, तो एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के बारे में पता नहीं होता था। अब वो सबका डेटा, सारी ब्रांचेस का डेटा कहाँ सेव होता है? सर्वर पे सेव होता है। अब अगर मैंने झुंझुनू वाली ब्रांच से 5,000 रुपए डिपॉजिट कराए, तो सर्वर पे आ गया कि मेरे नाम पे कितने रुपए पड़े हैं? 5,000। फिर मैं जयपुर गई, जयपुर वाली ब्रांच से मैंने और 10,000 रुपीज डिपॉजिट करा दिए, तो अब सर्वर पे टोटल मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना दिखा रहा है? 15,000। अब मैंने नेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जो आप इंटरनेट से बैंकिंग करते हैं, तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप से जो बैंकिंग करते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू मैंने 2,000 रुपए और जमा करा दिए, तो अब सर्वर में मेरा बैलेंस कितना दिखा रहा है? 17,000। अब मैं दिल्ली गई और दिल्ली जाकर मैंने 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो इसी सर्वर में से तुरंत ऑनलाइन रियल टाइम मतलब तुरंत इफेक्ट होगा, ट्रांजेक्शन होते ही इफेक्ट हो जाएगा। तो ये 5 माइनस हो गए, अब आपके अकाउंट में बैलेंस कितना दिखा रहा है? 12,000 का। तो यहाँ सारा डेटा सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज मतलब एक जगह पे है, चाहे आपके बैंक की जो भी ब्रांचेस हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, चाहे मोबाइल बैंकिंग हो, चाहे ATM बैंकिंग हो, किसी भी चीज से आप बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो सारा का सारा डेटा आपका एक सर्वर पे जाकर स्टोर होता है और ट्रांजेक्शन का इफेक्ट तुरंत होता है। जैसे ही किया वैसे ही तुरंत उसका इफेक्ट आपके सर्वर पे दिखने लग जाएगा। अब मैंने ATM पे गई और मैंने कहा कि मुझे मेरा बैलेंस दिखाओ, तो ATM अब मुझे मेरा बैलेंस कितना दिखाएगा? 12,000 का बैलेंस दिखा देगा। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? कोर बैंकिंग सिस्टम, दैट इज सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट। यहाँ पे जो भी काम होगा वो रियल टाइम बेसिस पे होगा। मतलब आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, उसका इफेक्ट तुरंत तुरंत इफेक्ट सर्वर पे आ जाएगा। वेट नहीं होता कि 10 घंटे का वेट है, 5 घंटे का वेट है, फिर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आएगा। नहीं, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट तुरंत आपका सर्वर पे दिखने लग जाता है। और सारा डेटा, चाहे आपके बैंक की ब्रांचेस का डेटा हो, चाहे आपका ATM का डेटा हो, चाहे मोबाइल बैंकिंग का डेटा हो, चाहे नेट बैंकिंग का डेटा हो, सारा का सारा डेटा कहाँ सेव होता है? आपका सर्वर पे। सेंट्रलाइज्ड सारा डेटा सेव होता है, सारा का सारा डेटा एक ही जगह पे सेव होता है। इसे क्या कहते हैं अपन? कोर बैंकिंग। इसमें कुछ लिखोगे? पेपर पे लिख लो, थोड़ा बड़ा सारा है, एक पेपर पे लिख लो, स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में चिपका देना।
पेपर पे लिख लो। करते हैं, कितना पेपर वेस्ट होगा और कितना वेस्ट नहीं होगा हमारा पेपर तो इसी में मैं बताती हूँ बस मैं पूरा लिख देती हूँ। सब सही था, सब कोड नहीं था, सब ब्रांच सेंट्रिक था। ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4।
समझ में आया कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, सारा का सारा डेटा एक ही सर्वर पे स्टोर होता है, तो जो भी इफेक्ट्स होंगे ट्रांजैक्शन के वो तुरंत होंगे, रियल टाइम बेसिस पे उसके इफेक्ट्स देखे जाएं। Bank's core banking function is the acceptance of deposit and lending of money. बैंक में काम होता है पैसा जमा करना एंड पैसा उधार देना, ये सारे काम आप कोर बैंकिंग में भी कर सकते हैं। डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारे काम आप इसमें भी कर सकते हैं कोर बैंकिंग में। तो फीचर्स क्या है, बैंकिंग का जो भी बिजनेस होता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। बैंक में लार्ज वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी आइटम्स होते हैं, बहुत सारा पैसे वाला आइटम होता है, कैश, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिनकी सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है बैंक के अंदर। बैंक में लार्ज वॉल्यूम के साथ डील किया जाता है, चाहे नंबर हो, चाहे वैल्यू हो, चाहे वेराइटी ऑफ ट्रांजेक्शन। वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन, वेराइटी मतलब आपका करंट अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है, आपका एफडी है, आपका आरडी है, आपका एनएससी है, इतने सारे वेराइटी ऑफ ट्रांजेक्शन। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट में आप एक दिन में कितनी बार भी लेना देना कर सकते हैं, बैंक से आपने 10 रुपए दिए, फिर बैंक में 15 रुपए आए, फिर 20 रुपए जमा किए एंड सो ऑन। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बहुत सारे हैं, उनका वॉल्यूम भी बहुत सारा है और उनकी वेराइटी भी बहुत सारी होती है बैंक के अंदर। ऑपरेटिंग थ्रू अ वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, जितने भी बैंक होते हैं जनरली उनकी बहुत सारे ब्रांचेस और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होते हैं। बैंक में फ्रॉड्स होने के चांसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि बैंक में पैसों के साथ डील किया जाता है, इसीलिए बैंक में मल्टी पॉइंट ऑथेंटिकेशन चेक होने चाहिए। मल्टी पॉइंट ऑथेंटिकेशन चेक का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि बैंक में आप लोन लेने गए तो शुरू में आपने जिस मैनेजर से मिले उसने आपका जो भी आईडी प्रूफ मांगा और फिर आपको लोन असाइन कर दिया, नहीं, वो मल्टीपल जगह चेक होगा, बार बार चेक होगा कि आप जो दे रहे हो अपनी आईडी वो सही है या गलत है। ऐसे ही बैंक में एक बार आपको चेक कर कुछ भी फैसिलिटी दी नहीं जाती, बहुत सारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये सारे फीचर्स होते हैं किसी भी बैंक के, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, बहुत सारे मॉनेटरी आइटम्स के साथ डील किया जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा, नंबर भी ज्यादा है, उनकी वैरायटी भी ज्यादा है और उनका जो वैल्यू है वो भी ज्यादा है। हर बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हैं। बैंक में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसों के साथ डील किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे मल्टी पॉइंट ऑथेंटिकेशन चेक होना चाहिए। फिर अपन पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक। कोई भी जो कमर्शियल बैंक, बच्चों कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जिनसे आम पब्लिक डील करती है, और जो बैंक्स जिन बैंक से डील करते हैं बैंक को क्या बोला जाता है? सेंट्रल बैंक या आरबीआई बोला जाता है। अपन नॉर्मल बैंक्स की बात कर रहे हैं, एसबीआई बैंक हो गया, आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, जो भी नॉर्मल बैंक है उनकी बात कर रहे हैं। तो कुछ बैंक्स क्या क्या प्रोडक्ट्स और क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, उसकी मेमोरी टेक्निक लिखो। मेमोरी टेक्निक लिखो। क्रेडिट कार्ड को क्लियर एंड कलेक्ट करने में
डर लगता है। क्रेडिट कार्ड को क्लियर एंड कलेक्ट करने में डर लगता है। क्रेडिट का मतलब लिखो यहाँ पे, क्रेडिट का मतलब लिखो लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ गारंटी। कार्ड का मतलब लिखो यहाँ पे डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डी, डर का डी मतलब लिखो डिपॉजिट। ए का मतलब लिखो एक्सेप्टेंस और आर का मतलब लिखो रेमिटेंस। क्रेडिट कार्ड को क्लियर एंड कलेक्ट करने में डर लगता है। क्रेडिट का मतलब क्या है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ गारंटी। कार्ड का मतलब है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डी का मतलब डिपॉजिट, ए का मतलब एक्सेप्टेंस और आर का मतलब क्या है यहाँ पे रेमिटेंस। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक। बैंक क्या क्या प्रोडक्ट्स देता है? बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है, बैंक आपको डेबिट कार्ड देता है, बैंक में आप पैसा जमा करा सकते हो, बैंक से आप पैसा उधार में ले सकते हो, वो सारे फीचर्स अपन यहाँ पे पढ़े। चलो, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बैंक जो है वो हमसे पैसा जमा लेता है, हम बैंक में पैसा जमा करवा सकते हैं। बैंक हमारे डिपॉजिट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो प्री डिफाइंड पीरियड के लिए बैंक आपका पैसा रखता है। ये बैंक की ग्रोथ का फ्यूल है, पेट्रोल है। अगर बैंक के पास जितना ज्यादा पैसा आएगा उतनी ज्यादा बैंक क्या करेगी? ग्रो करती जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी कमर्शियल बैंक के लिए। जितने ज्यादा कस्टमर्स उसमें पैसा जमा कराएंगे उतनी ज्यादा बैंक में क्या हो सकती है? ग्रोथ हो सकती है। बैंक किस किस फॉर्म में आपका पैसा जमा कर सकता है? टर्म डिपॉजिट। टर्म का मतलब होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। 5 साल के लिए जमा करा दिया, 10 साल के लिए बैंक में पैसा जमा करा दिया। सेविंग बैंक डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट में पैसा आपने रख दिया। करंट अकाउंट में आपने पैसा बैंक में रख रखा है। रिकरिंग आरडी की फॉर्म में रख रखा है। सेविंग कम टर्म डिपॉजिट, ये सारे डिपॉजिट्स के टाइप्स है। इस टर्म्स में अपन बैंक में पैसा जमा करवा सकते हैं। तो किस किस फॉर्म में बैंक में पैसा अपन डिपॉजिट करवा सकते हैं अपना? इन सब चीजों में अपन बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसी की वजह से बैंक की ज्यादा ग्रोथ होती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज ग्रांटिंग ऑफ एडवांस। ग्रांटिंग ऑफ एडवांस मतलब बैंक से लोन लेना, बैंक से पैसे को उधार लेना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लेंडिंग बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आपको कुछ उधार देता है, पैसा उधार देता है। बहुत सारे तरीके से पैसा उधार दे सकता है। कैश क्रेडिट दे सकता है, वो आपको ओवरड्राफ्ट दे सकता है, वो आपको बिल डिस्काउंट दे सकता है, आपको लोन्स दे सकता है, जो भी लोन चाहिए। ये सब के अलावा बैंक ये सारी फैसिलिटी भी देता है। कमर्शियल प्रेशर पेपर्स, ईसीबी। ईसीबी मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब मेरे को अगर रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कराना है तो मैं बैंक में करवा सकती हूँ। फॉरेन करेंसी में मुझे कुछ एक्सचेंज करवाना है तो भी आप बैंक से करवा सकते हो। हाउस लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, कार लोन लेना है, कुछ भी चाहिए आपको लैंड मतलब बैंक से उधार में चाहिए, बैंक सब देगा। ईसीबी क्या होता है? ईसीबी के हेल्प से आप फॉरेन मनी को एक्सेस कर सकते हैं। रूरल एरियाज जो छोटी जगह होती है वहां पे बैंक जो है वो अलग अलग स्कीम्स के अंडर आपको लोन देता है। जैसे कि अलग स्कीम्स क्या हो गई? केसीसी दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा योजना, ये सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसके अंडर बैंक आपको कुछ ना कुछ लैंड प्रोवाइड करता रहता है। तो सेकेंड फंक्शन समझ में आया? ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, ग्रांटिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। यहाँ पे जो भी आपको पैसा चाहिए, जो भी लैंड चाहिए, जो भी उधार चाहिए, बैंक आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाएगा। चाहे आपको वो ओवरड्राफ्ट हो, चाहे बिल डिस्काउंट्स हो, चाहे लोन्स हो, एजुकेशन लोन आपका, आपका हाउसिंग लोन, आपका कार लोन, आपको ईसीबी चाहिए, फॉरेन करेंसी को एक्सेस करना है तो भी बैंक से आपको मिल सकता है। और जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे बैंक अलग अलग योजना चलाता है, लाइक किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा योजना।
सोशल वेलफेयर के लिए सारी स्कीम्स चलाई जाती है, उनके अंडर अपन को पैसा लैंड किया जाता है। तो फंक्शन समझ में आ गए बच्चों? पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, नेक्स्ट है ग्रांटिंग ऑफ एडवांस। थर्ड फंक्शन है बैंक का, दैट इज रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर करना फंड फ्रॉम एक प्लेस टू दूसरी प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना, ट्रांसफर करना, इज कॉल्ड द रेमिटेंस। तो तरीके रेमिटेंस की, डिमांड ड्राफ्ट एंड टेलीग्राफिक एंड मेल ट्रांसफर। किसी ने डीडी देखा है, कभी बनवाया है डिमांड ड्राफ्ट? हाँ, पहले क्या होता था, डिमांड ड्राफ्ट जब आपको आईसीएआई का आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता था, तो उसकी जो फीस होती थी, तो ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाती है वो फीस, पहले उसके लिए डीडी बनवा के लाना पड़ता था। बैंक में अपन जाते थे, बैंक में बोलते थे हमें इतने हजार का, 9,500 का डीडी बना दो। वो डीडी बना के देंगे, वो अपनी कोई फीस चार्ज करेंगे, 50 रुपए 100 रुपए जो भी उनके चार्जेस होते हैं। एक पेपर होता था, एक डॉक्यूमेंट जैसे चेक होता है वैसा कोई पेपर सा होता था, वो आपको देगा। सपोज अर्पिता गई कौन से बैंक में, एचडीएफसी बैंक में गई रैंडमली, चाहे मेरा उसमें अकाउंट हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनको कैश दिया, उन्होंने मेरा डीडी बनाकर दे दिया, एचडीएफसी ने मुझे डीडी बनाकर दे दिया। अब ये डीडी मैंने किसको भेजा? आईसीएआई को, जो कहाँ पे है अभी? मुंबई में सिचुएटेड है। अब आईसीएआई के पास मैंने पोस्ट लगाया वो डीडी का। अब वो लोग क्या करेंगे, अगर एचडीएफसी ब्रांच है वहां पे मुंबई में अवेलेबल, तो एचडीएफसी ब्रांच से वो डीडी उनका रिडीम हो जाएगा, वापस उनके पास पैसा आ जाएगा। बाई चांस मुंबई में एचडीएफसी की ब्रांच नहीं है, तो एचडीएफसी के कॉन्टैक्ट किससे हैं? एसबीआई बैंक से है, तो वो एसबीआई बैंक में जाएंगे और वो डीडी दे देंगे, और वो डीडी वहां से क्या हो जाएगा? उसका रिडीम हो जाएगा। ये होता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट में आपको एक डॉक्यूमेंट हैंडओवर कर दिया जाता है, वो डॉक्यूमेंट आपका रिडीम या तो उसी बैंक की दूसरी ब्रांच अगर वो अवेलेबल है तो वहां से रिडीम हो जाएगा। अगर वो ब्रांच अवेलेबल नहीं है तो किसी और बैंक जिससे आपका कॉन्टैक्ट हो रखा हो, उससे आप वो डिमांड ड्राफ्ट को क्या कर सकते हैं? अपना रिडीम कर सकते। आया समझ में? डिमांड ड्राफ्ट क्या होते हैं? तो यहाँ पे ड्राफ्ट्स आर इश्यूड बाय वन ब्रांच ऑफ अ बैंक एंड पेबल बाय अनदर ब्रांच ऑफ द बैंक। और अगर कोई ब्रांच नहीं है डेस्टिनेशन पे, तो दूसरे बैंक की दूसरी ब्रांच जिससे भी आपके अरेंजमेंट्स हो रखे हैं, वो आपको क्या कर देंगे? तो रिडीम कर देंगे। यहाँ पे जो ड्राफ्ट होता है वो आपको हैंडओवर किया जाता है, वो पेपर आपको दिया जाता है, ये होता है आपका डिमांड ड्राफ्ट। टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर में क्या होता है? कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया। डिमांड ड्राफ्ट में तो आपको वो पेपर दिया था, यहाँ पे कोई पेपर आपको नहीं दिया जाता। बैंक आपको कोई पेपर नहीं देता। नो पेपर, नो डॉक्यूमेंट इज हैंडेड ओवर टू द एप्लीकेंट। इंस्ट्रूमेंट भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? उसी बैंक की, उसी ब्रांच की जिम्मेदारी है। जनरली पेई ऑफ बोथ द टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर इज एन अकाउंट होल्डर ऑफ द पेइंग ब्रांच। जो पैसा दे रहा है वो अकाउंट होल्डर होना चाहिए यहाँ पे, और डिमांड ड्राफ्ट में कोई अकाउंट होल्डर होने की जरूरत नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट में आपको एक इंस्ट्रूमेंट हैंडओवर कर दिया जाता है, जबकि टेलीग्राफिक ट्रांसफर में आपको कोई इंस्ट्रूमेंट हैंडओवर नहीं करा जाता। यहाँ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसी बैंक की ब्रांच की जिम्मेदारी है, वो दूसरी जगह वहां पे ट्रांसफर कर। आजकल जो नया तरीका आ गया रेमिटेंस का, दैट इज ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑनलाइन तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर हो जाता है, कोई डीडी और इसकी जरूरत ही नहीं है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर की जरूरत ही नहीं है। इंस्टेंटेनियस, तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पैसा आराम से ट्रांसफर हो जाता है। बहुत सारे बैंक्स डिजिटल मोड ऑफ रेमिटेंस काम में ले रहे हैं, मतलब ऑनलाइन आप एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सकते हो। तो नए मोड्स पैसा ट्रांसफर करने के क्या क्या आए? पहला है आपका आरटीजीएस। बच्चों क्या होता है आरटीजीएस? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखो, अगर पहले क्या होता था, पैसा मुझे तुरंत भेजना है, आज झुंझुनू से बॉम्बे तुरंत पैसा भेजना है, तो क्या होता था, मैं बैंक में जाती थी, मैंने बैंक को कहा कि ये लो 2 लाख रुपए तुरंत मुंबई भेज दो, तो बैंक में जाकर ही तुरंत ट्रांसफर अगर आपको करवाना होता था, आप खुद नहीं कर सकते थे जब तक आपकी ये सारी एप्लीकेशंस नहीं आई थी। तब
बैंक तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज देता था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट तुरंत। मैंने यहाँ पैसा जमा कराया, तुरंत मुंबई वाली ब्रांच में वो पैसा मेरा शो होने लगा है। और उसके लिए मुझे बैंक जाने की जरूरत पड़ती थी। तो जब बैंक जाओगे तो बैंक टाइमिंग्स में ही जा सकते हो, कभी भी बैंक खुला रहता है। सैटरडे संडे बैंक में अपन काम नहीं करवा सकते, बैंक हॉलीडेज पे अपन आरटीजीएस नहीं करवा सकते। और आरटीजीएस के थ्रू आप लार्ज अमाउंट, ज्यादा पैसा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हो। तो आरटीजीएस के एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है फंड्स ट्रांसफर का, जहां पे जो पैसा है वो रियल टाइम बेसिस पे ट्रांसफर होता है। यहाँ पे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया जाता है। मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए? 2 लाख रुपए। और 2 लाख से ज्यादा कितना भी ट्रांसफर करना हो आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हो। और तुरंत रिसीवर को वो रियल टाइम बेसिस पे पैसा क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाए। एनईएफटी, एनईएफटी क्या होता है? आरटीजीएस ही जैसा सही होता है, पर एनईएफटी में आप अगर स्मॉल अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस, तुरंत अगर मेरे को 10,000 रुपए झुंझुनू से बॉम्बे भेजने हैं रियल टाइम बेसिस पे, तो 10,000 रुपए भी मैं भेज सकती हूँ थ्रू द एनईएफटी। और इसके लिए भी मुझे बैंक में जाना पड़ेगा और बैंक को बोलना पड़ेगा कि आप ये 10,000 रुपीज मेरे यहाँ से यहाँ भेज दो। तो स्मॉल अमाउंट के लिए आप कौन सा काम में लेते हैं? एनईएफटी काम में लेते हैं। It is a nationwide payment system facilitating one-to-one funds transfer. इस स्कीम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर किए जाते हैं एक बैंक ब्रांच से टू द दूसरी बैंक ब्रांच, या दूसरे बैंक को पैसा ट्रांसफर कर दिया। मतलब एसबीआई झुंझुनू टू एसबीआई मुंबई भी पैसा ट्रांसफर हो सकता है, या एसबीआई झुंझुनू टू एचडीएफसी मुंबई भी पैसा ट्रांसफर हो सकता है। तो सेम बैंक की दूसरी ब्रांच को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, या उसी बैंक से दूसरे बैंक को भी इंस्टेंटेनियस तुरंत अपन एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। एनईएफटी में स्मॉल अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है और आरटीजीएस में लार्ज अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। पर इन दोनों के लिए अपन को बैंक में जाकर बैंक से ही काम करवाना पड़ेगा, अपन खुद ये काम नहीं कर सकते। तो जब खुद नहीं कर सकते तो बैंक हॉलीडेज पे आप ये काम नहीं कर सकते, और बैंक टाइमिंग्स में आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना पड़ेगा। थर्ड मीडियम आ गया पैसा ट्रांसफर करने का, दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, इंस्टेंट पेमेंट, तुरंत एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मोबाइल फोन्स के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सर्विस आपको 24/7 अवेलेबल है। बैंक हॉलीडेज में भी आप मोबाइल फोन्स के थ्रू आप ये सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पैसा भेज सकते हो। जबकि एनईएफटी के अंदर, आरटीजीएस के अंदर अपन 24 आवर्स अवेल नहीं कर सकते, और बैंक हॉलीडेज में ये सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकते। समझ में आया बच्चों? रेमिटेंस क्या पढ़ा अपन ने रेमिटेंस के अंदर? रेमिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दो मोड्स हैं ट्रांसफर के, डीडी एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर या मेल ट्रांसफर। डीडी में क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, फिर वो इंस्ट्रूमेंट रिडीम होगा या तो उसी बैंक की दूसरी ब्रांच से जो वहां डेस्टिनेशन पे अवेलेबल होगी। पर अगर डेस्टिनेशन पे ब्रांच नहीं है तो दूसरे बैंक जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा वो आपको रिडीम कर देगा। टेलीग्राफिक ट्रांसफर में आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी बैंक की ब्रांच की है, और यहाँ बैंक का आपको अकाउंट होल्डर होना जरूरी होता है। नया तरीका क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, जहां तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो नए तरीकों में 3 तरीके हैं। पहला है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इंस्टेंटेनियस, तुरंत एक बैंक से दूसरे बैंक पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। लार्ज वॉल्यूम, लार्ज अमाउंट का ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। मिनिमम कितना होना चाहिए? 1,00,000 चाहिए। बैंक हॉलीडेज पे अपन ये सर्विस को नहीं ले सकते हैं, 24 आवर्स अपन इस सर्विस को अवेल नहीं कर सकते। एनईएफटी, एनईएफटी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेशन वाइड पेमेंट सर्विसेज है। स्मॉल पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता है। फिर लास्ट क्या है? आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें अपन मोबाइल फोन के थ्रू इंस्टेंट एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 24 आवर्स सर्विस अवेल कर सकते हैं, एंड बैंक हॉलीडेज पे भी अपन ये सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। अभी तक अपन ने कौन से फंक्शंस पढ़ लिए बैंक के? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, कि मैंने बैंक में पैसा जमा कराया,
उसने आरडी, एफडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के फॉर्म में पैसा रखा, उससे उसकी ग्रोथ हुई। फिर ग्रांटिंग ऑफ एडवांस, लेंड किया उसने, चाहे लोन हो, चाहे ओवरड्राफ्ट हो, चाहे कैश क्रेडिट्स हो, एजुकेशन लोन, कार लोन, हाउस लोन, और ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फॉरेन करेंसी आपको एक्सचेंज करनी हो, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा योजना, ये सब चीजें। फिर नेक्स्ट क्या था, रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू, उसमें डीडी आएगा, टेलीग्राफिक ट्रांसफर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नए मोड्स में 3 मोड्स आएंगे, कौन से आरटीजीएस, एनईएफटी एंड आईएफसीएस। नेक्स्ट जो बैंक का फंक्शन है दैट इज कलेक्शन। बैंक जो आपके बिहाफ में कुछ भी कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, कलेक्शन। जैसे कि बच्चों आप एफडी करवाते हो, एफडी की इंटरेस्ट मिलता है, नहीं मिलता? एफडी का इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट आपके घर पे आता है या आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है? मतलब बैंक ने एफडी का इंटरेस्ट मेरे बिहाफ में क्या किया, कलेक्ट कर लिया। मेरे को किसी चीज की अगर सब्सिडी मिलेगी तो वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आएगी या मेरे पास आएगी? तो बैंक ने मेरे बिहाफ में सब्सिडी को कलेक्ट किया। आपका जीएसटी रिफंड आता है, ऐसा कुछ होता है, जीएसटी रिफंड आता है, वो पैसा भी कहाँ जाता है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाता है। तो बैंक जो आपके बिहाफ में कुछ भी कलेक्ट करता है उसे क्या कह देते हैं, कलेक्शन कहते हैं। Collection involves collecting proceeds on behalf of the customers. कस्टमर के बिहाफ में कुछ भी कलेक्ट करना। आप चाहो तो ये लिख लो, आपको हमेशा याद रहेगा कलेक्शन क्या कह रहा है। एफडी का इंटरेस्ट कलेक्ट, सब्सिडी कलेक्ट, जीएसटी रिफंड कलेक्ट। कस्टमर्स कैन लॉन्च वेरियस इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कस्टमर के चेक बैंक कलेक्ट करता है, ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स, ट्रैवलर्स चेक्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट, वॉलेट्स। इनमें से जो नाम आपको याद हो, 2-3 नाम वो आप कर लेना कि ये सारी चीजें कलेक्ट की जाती हैं। टैक्स रिफंड्स वगैरह जो उसकी बिहाफ में ड्रॉन होता है, बट बैंक उस आपके बिहाफ में उसको कलेक्ट कर लेता। They can also lodge their term deposit receipts. एफडी के जो इंटरेस्ट वगैरह होती है वो भी बैंक आपके बिहाफ में कलेक्ट करता है। बैंक आपका एनएससी के जो भी इंटरेस्ट वगैरह आता है वो भी बैंक आपके बिहाफ में कलेक्ट कर सकता है। एनएससी पोस्टल ऑर्डर्स के बिहाफ में जो भी इंटरेस्ट वगैरह आपको मिल रहा है वो सब भी बैंक आपके बिहाफ में कलेक्ट कर ले। नेक्स्ट फंक्शन हो गया क्लियरिंग। किस चीज की क्लियरिंग होती है बैंक में? यहाँ अपन पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे, चेक्स के बारे में। Clearing involves collecting instrument on behalf of the customer. यहाँ पे जो चेक्स हैं बच्चों को लोकली भी पे किए जा सकते हैं, आउटसाइड सेंटर से भी पे किए जा सकते हैं। मतलब लोकली का मतलब क्या होता है, सपोज पर्सन ए ने पर्सन बी को चेक दिया एसबीआई बैंक, पर्सन बी ने वो चेक जाकर किस में जमा करवा दिया, एसबीआई में जमा करवा दिया। एसबीआई के पास एमआईसीआर मतलब चेक क्लियर करने की मशीन या तो होगी या नहीं होगी। सपोज मैंने झुंझुनू वाली ब्रांच में दिया, अगर उसके खुद के पास खुद की क्लियर करने की मशीन है तो मैंने कह दिया पेबल लोकली। झुंझुनू नहीं तो एसबीआई की जयपुर वाली ब्रांच में भी अगर उसके पास क्लियर करने की मशीन है तो मैंने कह दिया पेबल लोकली। मतलब या तो खुद की ब्रांच या फिर कहीं और जगह की खुद की सेम बैंक की ब्रांच है तो पेबल लोकली। पेबल आउटसाइड क्या हो गया, एसबीआई के पास क्लियरिंग मैकेनिज्म नहीं है, क्लियर करने की मशीन नहीं है, तो एसबीआई ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है एचडीएफसी बैंक से कि आप हमारे बिहाफ में हमारे चेक्स आप क्लियर कर दो, उसके बदले हम आपको कुछ भी ट्रांजेक्शन फी पे कर देंगे।
तो अगर एचडीएफसी एसबीआई के चेक्स को क्लियर करता है तो उसे क्या कह देंगे? पेबल आउटसाइड कह देंगे। तो लोकली का मतलब झुंझुनू के अंदर खुद ने उसने क्लियर कर लिया। आउटसाइड का मतलब या तो एचडीएफसी ने क्लियर किया या फिर एसबीआई की जो दूसरी जयपुर वाले ब्रांच है वो भी अगर क्लियर कर रही है तो उसे भी अपन आउटसाइड भी कह सकते हैं और लोकल भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। एसबीआई झुंझुनू है तो वो लोकल है 100%, एचडीएफसी है तो वो आउटसाइड है। एसबीआई जयपुर है तो वो लोकल भी हो सकता है और वो आउटसाइड भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक, वेरी ऑन बैंक टू बैंक। कई बैंक तो सेम बैंक की दूसरी ब्रांच को आउटसाइड कह देते हैं और कई बैंक उसको लोकल भी कह देते। आ गया समझ में? जो चेक्स होते हैं वो पेबल लोकली भी हो सकते हैं और वो पेबल आउटसाइड भी हो सकते हैं। लोकली मतलब मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे झुंझुनू ब्रांच एसबीआई की, और आउटसाइड मतलब एचडीएफसी या फिर एसबीआई की जयपुर ब्रांच, और लोकली में एसबीआई की जयपुर ब्रांच भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो payable locally are collected through clearinghouse mechanism outside is sent by the bank with whom the instrument has been lodged for collection to the branches of the issuing bank at those centers, or if there is no such branch to the other bank। या तो वो खुद की ब्रांच को भेजेगा और अगर ब्रांच नहीं है तो दूसरे बैंक को भेज देगा, तो भी उसे क्या कह देंगे? पेबल आउटसाइड कह देंगे। क्लियरिंग हाउस settles interbank transaction among the local participating members banks, generally पोस्ट ऑफिस भी इसके वो होते हैं। सेपरेट सेपरेट क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म होते हैं एमआईसीआर के लिए और नॉन एमआईसीआर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। अब ये एमआईसीआर टेक्नोलॉजी क्या होती है? आप लोगों ने कभी भी अगर चेक देखा हो तो उस चेक में नीचे कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, 1 2 3 कुछ सिंबल से बने हुए रहते हैं, ऐसा कुछ होता है। वो जो कोड होता है उसे एमआईसीआर कोड कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। टोटल ये 9 डिजिट का कोड होता है, हर चेक पे होता है। शुरू की फर्स्ट 3 डिजिट तो शायद रिप्रेजेंट करती है ये कौन सी बैंक है। नेक्स्ट बीच की जो डिजिट है वो ब्रांच रिप्रेजेंट करती है कि झुंझुनू ब्रांच है कि जयपुर ब्रांच है कि दिल्ली ब्रांच है, और लास्ट 3 डिजिट उसका जो एक्चुअल नंबर होता है चेक का वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो एमआईसीआर वाले चेक्स और नॉन एमआईसीआर वाले चेक्स, इनके लिए अलग अलग क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो एमआईसीआर एक टेक्नोलॉजी है जो मशीन जिसको रीड कर कर और चेक्स को बहुत जल्दी प्रोसेस कर देगी। मशीन चेक्स को कैसे प्रोसेस करेगी? एमआईसीआर को रीड किया जाएगा और उसकी हेल्प से मशीन जो है वो चेक को प्रोसेस कर देती हैं। एमआईसीआर जनरली 9 डिजिट कोड होता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द बैंक एंड अबाउट द ट्रांजेक्शन, जो भी हो रहा है वो सब यहाँ पे एमआईसीआर कोड के अंदर लिखा हुआ। अपन ने क्लियरिंग के अंदर बच्चों क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? चेक्स को कलेक्ट करना ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड द क्लियरिंग। क्लियरिंग लोकली भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। अगर आपके पास खुद के पास क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म है तो लोकली हो गया। अगर आपके पास खुद के पास नहीं, आपने इशूइंग बैंक की दूसरी ब्रांच को भेजा या फिर दूसरे बैंक को भेजा तो उसे क्या कह देंगे? पेबल आउटसाइड कह देंगे। एमआईसीआर नॉन एमआईसीआर के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म हो सकते हैं। एमआईसीआर क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी है जो जो मशीन रीड करेगी उसके हेल्प से चेक्स को प्रोसेस करेगी। ये 9 डिजिट कोड होता है जिसमें डिटेल्स लिखी हुई है अबाउट दी बैंक, अबाउट दी ब्रांचेस और अबाउट दी चेक, क्या चेक है क्या नहीं है वो सब इसके अंदर लिखा हुआ रहता है। इसी में एक और होता है दैट इज ईसीएस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना हो तो आप क्या लेते हैं? ईसीएस काम में ले लेते हैं। ईसीएस जनरली जब आपको बल्क में पैसा भेजना हो या रिसीव करना हो तब आप ईसीएस फैसिलिटी को काम में लेते हैं। दो होते हैं, ईसीएस क्रेडिट एंड ईसीएस डेबिट। अब ईसीएस क्रेडिट क्या होता है? देखो ईसीएस क्रेडिट
कोई एबीसी कंपनी का ओनर है, उसको अपने एम्प्लॉयज को क्या देनी है? सैलरी। कितने सारे एम्प्लॉयज होंगे उसके? एक्स वाई जेड एल एम एन। इन सबके अकाउंट में तो सैलरी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और उसके अकाउंट से सैलरी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। उसे कहते हैं ईसीएस क्रेडिट। ईसीएस क्रेडिट का मतलब एक अकाउंट में माइनस, बाकी सारे अकाउंट्स में प्लस। उसे क्या कह देते हैं? ईसीएस क्रेडिट। और ईसीएस डेबिट क्या होता है आपका? एक अकाउंट में तो पैसा प्लस होगा और बाकी सारे अकाउंट्स में एक्स वाई जेड एल एम, बाकी सारे अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे कि जैसे कि आप जो इनकम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में तो पैसा प्लस हो रहा है और सबके अकाउंट से पैसा माइनस हो रहा है। जैसे कि आप कोई शेयर्स खरीदते हैं, तो जिस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं उसके अकाउंट में तो पैसा प्लस और बाकी सबके अकाउंट से पैसा माइनस हो जाएगा। तो ये बना लो अपनी बुक में छोटा सा। ईसीएस क्रेडिट का मतलब एक अकाउंट में माइनस, बाकी सब में प्लस। ईसीएस डेबिट का मतलब एक अकाउंट में प्लस और बाकी सब में माइनस। लिख लो फटाफट से, बना लो। आया ना? क्या? चलो, तो ईसीएस क्रेडिट में क्या है आपके? बहुत सारे अकाउंट्स को क्रेडिट किए जाते हैं और एक अकाउंट डेबिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी। ईसीएस डेबिट में क्या है? बहुत सारे अकाउंट्स जो है वो डेबिट किए जाएंगे और एक अकाउंट क्या जाएगा? प्लस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टैक्स कलेक्ट करना, फॉर एग्जाम्पल लोन इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हो गए आपके? ईसीएस डेबिट। अभी तक अपन ने कौन से फंक्शंस पढ़ लिए बैंक के, बोलो। कौन से थे? इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसी की वजह से बैंक की क्या होती है? ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्या पढ़ा आपने? ट्रेड करेगा पैसा, चाहे ओवरड्राफ्ट हो, चाहे कैश क्रेडिट हो, चाहे लोन हो, कार लोन, हाउस एजुकेशन लोन, ईसीबी। ईसीबी मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फॉरेन करेंसी को भी एक्सेस करना हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुद्रा योजना, सोशल वेलफेयर के लिए सब चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या था? रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर करना पैसा एक जगह से दूसरी जगह। रेमिटेंस दो तरीके से होता है, डिमांड ड्राफ्ट एंड टेलीग्राफ। डिमांड ड्राफ्ट में आपको इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, अगर आपकी बैंक की दूसरी ब्रांच अवेलेबल है तो वो उसको रिडीम कर देगा, अदरवाइज दूसरे बैंक जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो वो आपको
रिडीम कर कर दे देगा। टेलीग्राफिक ट्रांसफर में क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट पहुंचाने की जिम्मेदारी बैंक की और आप उसके अकाउंट होल्डर होने चाहिए। आजकल नया तरीका आ गया पैसा ट्रांसफर करने का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। इंस्टेंटेनियस, तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजा जा सकता है। तो नए तरीकों में पहला क्या था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या इंस्टेंटेनियस एक जगह से दूसरी जगह ह्यूज अमाउंट में पैसा भेजा जा सकता है। मिनिमम कितनी है, 2 लाख होनी चाहिए। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशन वाइड अगर आपको पेमेंट करना हो तो आप भेज सकते हो, स्मॉल अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्या था, आईएफपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यहाँ पे इंस्टेंट एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स। तो आप बैंक हॉलीडेज और 24 आवर्स ये सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या था, कलेक्शन। बैंक आपके बिहाफ में कलेक्ट करता है, क्या क्या कलेक्ट कर रहा है, इंटरेस्ट, टैक्स रिफंड्स, टैक्स, ये भी बैंक आपके बिहाफ में कलेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या था, क्लियरिंग। बैंक आपके बिहाफ में चेक कलेक्ट कर रहा है, चेक पेबल लोकली भी हो सकता है, पेबल आउटसाइड भी हो सकता है। एमआईसीआर, नॉन एमआईसीआर के लिए अलग अलग हो सकते हैं, मैकेनिज्म हो सकते हैं। एमआईसीआर क्या एक टेक्नोलॉजी है जो मशीन रीड करेगी एमआईसीआर कोड को और थाउजेंड्स ऑफ चेक को तुरंत एग्जीक्यूट कर देगी। 9 डिजिट कोड है जिसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखी हुई है अबाउट द बैंक, अबाउट द ब्रांचेस, अबाउट द ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। और क्या था इसके अंदर, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, जहां बल्क में अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पैसा भेजना हो तो अपन आसानी से भेज सकते हैं। दो थे, ईसीएस क्रेडिट एंड ईसीएस डेबिट। ईसीएस क्रेडिट का मतलब एक में माइनस, बाकी सब में। डेबिट का मतलब टैक्स रिफंड, टैक्स कलेक्ट करना, एक में प्लस, बाकी सब में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बैंक का फंक्शन, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ गारंटी। किसी को पता है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? नीरव मोदी का नाम किसी ने सुना है? नीरव मोदी, देखो बच्चों क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ये इंपोर्टर्स के लिए काम में लिया जाता है। इंपोर्टर्स कौन होते हैं, तो बाहर से सामान खरीद कर लाएंगे और इंडिया में बेचेंगे। नीरव मोदी डायमंड्स का बिजनेस करता था, अब वो दूसरी कंट्री से डायमंड खरीद के लाता था तो उनको पैसा देना पड़े, अब इतना तो कैश होता नहीं है पे करने के लिए। अब वो उधारी पे भी उसको डायमंड नीरव मोदी को कोई क्यों देगा, नीरव मोदी पे कोई क्यों ट्रस्ट करेगा। नीरव मोदी पीएनबी बैंक का बहुत बहुत परमानेंट बहुत अच्छा कस्टमर था। तो बैंक ने क्या किया, पीएनबी बैंक ने नीरव मोदी को लेटर ऑफ क्रेडिट लिख कर दिया। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब उसने उसको कोई पैसा नहीं दिया, एक पेपर पे लिख कर दिया कि नीरव मोदी हमारा क्लाइंट है। आप नीरव मोदी को, आप कौन हो, जो सपोज दुबई की एक कंपनी है XYZ जो डायमंड बेचती है, तो नीरव मोदी को XYZ से डायमंड खरीदना है, तो पीएनबी ने XYZ को लिखकर दिया एक लेटर कि आप नीरव मोदी को 3 महीने के क्रेडिट पे ये डायमंड्स आप दे दो। ये पैसा 3 महीने के अंदर नीरव मोदी आपको चुका देगा, और अगर वो नहीं चुका पाया तो उसके बिहाफ में हम वो पैसा आपको प्रीपे कर देंगे। अब XYZ पीएनबी बैंक को तो जानता है रिलायबल बैंक है, बैंक कहाँ भाग के जाएगा, तो XYZ ने इस पे भरोसा किया और नीरव मोदी को उधार पे सामान दे दिया। अब XYZ पीएनबी ने नीरव मोदी के लिए वो क्यों लिख कर दिया, तो उसके बदले उससे कुछ पैसा चार्ज करेगा, फ्री में लिख देगा, पैसा चार्ज करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट कुछ लिख कर दिया जाता है तो उसके बदले कुछ जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी कमीशन होता है वो चार्ज किया जाता है। तो ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। और उस टाइम हुआ क्या था, नीरव मोदी ने स्टार्टिंग में तो बैंक को कमीशन भी दिया और उसको रीपे भी किया XYZ को। बाद में धीरे धीरे लेटर ऑफ क्रेडिट जो था, नीरव मोदी ने बहुत सारा माल उठाया और वो भाग गया, उसने XYZ को पैसा नहीं चुकाया, तो सारा पैसा किसको चुकाना पड़ा, पीएनबी बैंक को चुकाना पड़ा। इसलिए जो पीएनबी बैंक है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी, एक बार उसका नाम बहुत ज्यादा खराब हो गया था।
ये होता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। द लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन अंडरटेकिंग बाय अ बैंक टू पे कौन? द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लायर कौन है यहाँ पे? मेरा एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड को दे रहा है टू पे टू हिम, कि हम आपको पे कर देंगे, कि हम आपको पे कर देंगे ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट द बायर। एक्स वाई जेड के बिहाफ मतलब नीरव मोदी के बिहाफ में हम आपको पे कर देंगे एनी अमाउंट अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा हुआ है कि 2 करोड़ तक का पैसा नीरव मोदी या तो आपको चुका देगा, नहीं तो हम आपको वो पैसा चुका देंगे। प्रोवाइडेड द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट आर कंपाइल्ड विद। जो भी टर्म्स कंडीशन है कि इतने महीने में चुका देगा, नहीं तो हम चुका देंगे, एंड सो ऑन, वो सब उसके अंदर लिखी हुई है। वो सारी चीजें बैंक क्या करता है? कंपाइल करता है, उसको फॉलो अप करता है। आया समझ में? लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक अंडरटेकिंग है जो बैंक देता है टू द सप्लायर ऑफ द गुड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, कि जितना पैसा लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा है वो या तो एप्लीकेंट चुका देगा, नहीं उसके बिहाफ में हम आपको वो पैसा चुका देंगे। तो आप ब्रैकेट में लिख लो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए इंपोर्टर एग्जाम्पल नीरव मोदी। इंपोर्टर एग्जाम्पल नीरव मोदी। लेटर ऑफ गारंटी क्या होता है? ये एक्सपोर्टर के लिए होता है। एक्सपोर्टर कौन होता है बच्चों? जो इंडिया से बाहर सामान बेचेगा। सपोज सपोज मैं टीवी बनाती हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ टीवी की। मुझे मेरा टीवी कहाँ बेचना है? दुबई में बेचना है। अब दुबई वाला बंदा मेरे से टीवी क्यों खरीदेगा? उसको भरोसा नहीं है कि मैंने जो टीवी दिया वो सही है या खराब। क्या पता टीवी खराब हो जाए तो कौन उसकी सर्विस देगा? मैं कह रही हूँ 6 महीने की दूंगी, पर नहीं दे पाई तो वो मेरे ऊपर, अर्पिता के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा दुबई वाला बंदा, और मेरे से सामान नहीं खरीद। अब मैं एसबीआई बैंक की परमानेंट कस्टमर हूँ। मैंने एसबीआई बैंक को कहा कि आप मुझे लेटर ऑफ गारंटी बनाकर दो। एसबीआई बैंक गारंटी देगा दुबई वाली ब्रांच को कि अर्पिता आपको जो सामान दे रखी है वो अच्छा सामान है, उसमें कोई खराबी नहीं है। अर्पिता के जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में लिखा है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो 6 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देगी, ये पार्ट्स फ्री देगी, ये सारी चीजें वो फॉलो अप करेगी। अगर वो नहीं करती तो उसके बदले में आपको जो भी नुकसान होता है वो कौन पे कर देगा? आपको एसबीआई बैंक पे कर देगा। ये होता है लेटर ऑफ गारंटी। लेटर ऑफ गारंटी किसको दिया जा रहा है? टू दी बायर ऑफ दी गुड। जो मेरे से सामान खरीद रहा है, दुबई वाला बंदा मेरे से सामान खरीद रहा है, उसको अपन गारंटी देगा। अपन कौन? बैंक उसको गारंटी देगा कि अर्पिता ने जो आपको टीवी दिया है वो अच्छा टीवी है, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो उन सारे टर्म्स को फॉलो अप करेगी। अगर उसने कुछ भी फॉलो अप नहीं किया तो उसके बदले में जो भी नुकसान होगा वो कौन भुगतेगा? वो एसबीआई बैंक भुगतेगा। आया समझ में? गारंटी क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी का डिफरेंस समझ में आया? लेटर ऑफ क्रेडिट किसको दिया जा रहा है? सप्लायर को। और यहाँ पे गारंटी किसको दी जा रही है? बायर को दी जा रही है। So the guarantees are required by the customer of the bank for submission to the buyers of their goods and services to guarantee the performance of contractual obligation. Contractual obligation का मतलब contract, जो भी आपके contract में लिखा है, undertaken by them or satisfactory performance of goods supplied by them, or for submission to the certain departments like excise, custom duty, electricity board to supplier of the goods in lieu of the stipulated security deposit. गारंटी किसको चाहिए? बैंक के कस्टमर को। वो किसको देगा? अपने बायर को देगा कि मैं जितना भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में जो भी लिखा है उसको अपन फॉलो अप करेंगे, मेरे गुड्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, या फिर एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट को कुछ आपको कुछ भी सबमिट करना है तो उसके लिए आपका लेटर ऑफ गारंटी जो है वो काम कर सकता। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का मतलब लिख लो, एक लाइन 2 लाइन का बुक में लिख लो। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का मतलब बुक में लिख लो, आर दोज ड्यूटीज, contractual obligations are those duties
which the parties to a contract which the parties to a contract are responsible parties to a contract are responsible to the term of the contract to the term of the contract. तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है हम उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम जब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक हम उन चीजों के लिए क्या रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। इसकी गारंटी कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। मेरे बिहाफ में बैंक मेरे बायर्स को वो गारंटी दे रहा है और बैंक पे तो हर इंसान भरोसा कर सकता है। तो दुबई वाला जो बंदा है वो आराम से मेरे से टीवी खरीद लेगा क्योंकि वो एसबीआई ब्रांड पे ट्रस्ट करता है, वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता। समझ में आ गया फंक्शन? तो बैंक का नेक्स्ट फंक्शन क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ गारंटी। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है बच्चों? पे कर देगा, अदरवाइज हम उसके लिए आपके वो पे कर देंगे। एंड गारंटी क्या होता है? जो फायर को देने के लिए कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फॉलो करेंगे, हमारे कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम एक्साइज कस्टम डिपार्टमेंट कुछ भी आपको सबमिट करना है तो वहां पे लेटर ऑफ गारंटी आपका काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट आपके क्या है? क्रेडिट कार्ड्स। बच्चों क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं ये आप मन से भी लिख सकते हैं और इसमें से भी पढ़ सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं? कार्ड होल्डर को स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा आप वहां से क्रेडिट कार्ड को यूज में ले सकते हैं और बिलिंग साइकिल के एंड में आपका पैसा डिडक्ट होता है, तुरंत इसमें से पैसा डिडक्ट होता भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स कौन से होते हैं? वीजा, मास्टर एक्सेट्रा। डेबिट कार्ड्स क्या होते हैं बच्चों? जो बैंक आपको इशू करता है जिसमें आपका अकाउंट है। डेबिट कार्ड्स आप सिर्फ उतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं जितना आपके डेबिट कार्ड में है और तुरंत उसमें से पैसा आपका डिडक्ट हो जाता है। इमीडिएटली आपके अकाउंट से वो बैलेंस डिडक्ट हो जाता है। समझ में आ गया डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं? देन अदर बैंकिंग सर्विसेज। और कौन सी सर्विसेज होती हैं? बैक ऑपरेशन। फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज क्या होता है बच्चों? फ्रंट स्टेज जो आपको दिखता है, बैक स्टेज जो आपको नहीं दिखता। ऐसे ही फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस मतलब जो मुझे दिख रहा है, बैंक मुझे दे रहा है, बैंक मुझे कहता है आपको लोन लेना है हम दे देंगे, आपको पैसा जमा करवाना है हम दे देंगे। फ्रंट सर्विसेज है, सबको दिख रही है। पर बैंक में बैक ऑफिस में भी कुछ काम तो होता होगा, उसकी बैलेंस शीट मैच करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक का पीएनएल को मैच करना, बैंक में आज टोटल कितना पैसा आया, टोटल कितना कहां से कहां गया। तो बैक ऑफिस के काम होते हैं जो आम कस्टमर्स को नहीं दिखते, जो सिर्फ उसका एडमिनिस्ट्रेटर या मेन डिपार्टमेंट काम करता है। उन सारे कामों को क्या बोला जाता है? बैक ऑपरेशंस बोला जाता है। तो बैक ऑफिस जितना भी काम करेगा, लेजर का, इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिपोर्ट्स बनाना। रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना, पीएनएल बनाना, ये सब जो रिपोर्ट्स जनरेट करने का बैक ऑफिस का काम है, ये सब किसमें आ गया? बैक ऑपरेशन। रिटेल, रिटेल बैंकिंग मतलब जो फ्रंट ऑफिस का काम है, जो आम कस्टमर्स को जो दिखता है, फ्रंट ऑफिस का जो काम है। लाइक आपको डेबिट कार्ड चाहिए, बैंक से देगा, लोन चाहिए, मोर्टगेज चाहिए, ये सब चीजें जो फ्रंट ऑफिस हम डील करते हैं, कस्टमर्स बैंक के साथ डील करते हैं, वो सब रिटेल बैंकिंग में। देन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। ये क्या होगा बच्चों? नाम से कुछ समझ में आ रहा है? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। हाँ हर बैंक में कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनकी वजह से बैंक को प्रॉफिट होता है और कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी वजह से कोई खास ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। जैसे कि मुकेश अंबानी, तो जिस भी बैंक का कस्टमर होगा वो उस बैंक के लिए हाई कस्टमर होगा या नहीं होगा। तो बैंक क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है कि ये मेरे हाई नेटवर्थ कस्टमर्स है जिनकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। उनको फिर सही टाइम पे सही सर्विसेज ऑफर करता है। कुछ भी अलग से ऑफर आ रहा है तो पहले उनको दिखाया जाएगा कि ये अलग ऑफर आ रहा है। उनके अकॉर्डिंग अपन चीजों को कस्टमाइज भी कर देते हैं, चेंजेस भी कर देते हैं ताकि बैंक को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके।
तो बैंक स्पेशल सर्विसेज देता है उन सारे कस्टमर्स को जो हाई नेट वर्थ होते हैं, उनका या तो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है या वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिट ज्यादा है, इसकी बेसिस पे वो हाई नेट वर्थ होते हैं और उसको बैंक स्पेशलाइज सर्विसेज ऑफर। रिस्क मैनेजमेंट, बैंक में बच्चों रिस्क है हाँ या ना? बैंक में रिस्क परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह, हर कदम कदम पे बैंक में यहाँ पे रिस्क होता है, चाहे वो स्ट्रैटेजिक लेवल हो, चाहे टेक्निक लेवल हो, चाहे ऑपरेशनल हो, चाहे टेक्नोलॉजीज हो। अब आप लोग मुझे बताओगे, आप लोग पढ़ चुके हो एसएम के अंदर स्ट्रैटेजिक लेवल कौन सा होता है, टेक्निक लेवल कौन सा होता है, और ऑपरेशनल लेवल कौन सा होता है? तो बैंक में रिस्क हर जगह है, टॉप मिडल और लो, टेक्नोलॉजी कहीं भी कोई भी काम में ले लो रिस्क है। तो रिस्क के लिए आपके पास अच्छे स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स होने चाहिए ताकि रिस्क को आप कम कर सको। नाम नाम बोलो, मैंने कौन सी सर्विसेज पढ़ ली बैंक की? सबसे पहले एक्सेस ऑफ डिपॉजिट, कलेक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ गारंटी, क्रेडिट कार्ड। फिर अदर बैंकिंग सर्विसेज में पढ़ा बैक ऑफिस, रिटेल ऑफिस, इंडिविजुअल रिस्क मैनेजमेंट, एंड लास्ट आपकी जो है दैट इज स्पेशलाइज्ड बैंक। ये स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी देता है क्या? इंश्योरेंस ब्रोकिंग, लोन क्लेम्स, अंडरराइटिंग, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ। लोन, बैंक लोन देगा और लोन के बदले कुछ मोर्टगेज रखता है नहीं रखता? लोन क्या होता है? लोन पैसा, प्रॉपर्टी जो भी है जो बैंक आपको देगा, जिसको मुझे फ्यूचर में रीपे करना है और उसके साथ मुझे उसका इंटरेस्ट भी बैंक को पे करना है। लोन स्पेसिफिक भी हो सकता है, वन टाइम अमाउंट भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटिंग ये वैसे तो अपन डिटेल में कल पढ़ेंगे, अंडरराइटिंग टीम होती है। अंडरराइटिंग एक टीम होती है जो आपको लोन देने में हेल्प करेगी। वो चेक करेगी कि आपकी क्रेडिट लिमिट है या नहीं है, क्रेडिट रेटिंग्स है या नहीं। सपोज मैं बैंक से मांगने गई कि मुझे 1 CR का लोन दे दो, तो बैंक मुझे बिना कुछ भी चेक किए डायरेक्ट 1 CR का लोन दे देगा या बहुत कुछ चेक करेगा? चेक करेगा। सबसे पहले तो वो ये चेक करेगा कि मेरी इतनी रीपे करने की एबिलिटी है भी या नहीं है। अगर मैं 1 CR का लोन लेती हूँ, कम से कम मेरी जो प्रॉपर्टी मोर्टगेज रख रही है वो 1.5 CR की होनी चाहिए। अब ये कौन चेक करेगा 1.5 CR की है या नहीं है? मेरी उतनी क्रेडिट रेटिंग्स होनी चाहिए। ये सब कौन चेक करता है? जो अंडरराइटर टीम होती है, ये सब ये चेक करेगी कि क्या मेरी एबिलिटी भी है क्या कि मुझे बैंक इतने का लोन दे सकती है या नहीं दे सकती। तो उस एबिलिटी को चेक करने की जो टीम होती है, उस टीम का नाम क्या है? अंडरराइटर टीम होता है। Underwriting is a process that banks and other financial use to assess the credit worthiness or the risk of potential borrower. क्रेडिट वर्दीनेस, उसको कितना उधारी दे सकते हैं, कितना वर्थफुल है वो बंदा। वो मांग रहा है 1 करोड़ का, पर मैं उसको लोन 10 लाख का ही दे रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी जो वर्थ है वो सिर्फ 10 लाख जितनी लग रही है, उससे ज्यादा उसकी रिस्क नहीं लग रही। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द लोन प्रोसेस, अंडरराइटर चेक करेगा कि कितनी आपकी एबिलिटी, आप कितना लोन को रीपे कर सकते हैं, आपका हिस्टोरिकल और ये सब कैपेसिटी देखकर। यहाँ पे ये सब चीजें बिहाइंड द सीन्स होती हैं, आपको दिखता नहीं है पर ये बहुत जरूरी है लोन अप्रूवल के लिए, ये सब चीजें आपकी बहुत जरूरी होती। तो अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग क्या है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करी जाती है कि हम आपको कितना उधारी में सामान दे सकते हैं और कितना नहीं दे सकते। यहाँ पे ये टीम आपकी एबिलिटी चेक करेगी कि आप कितना पैसा हमें रीपे कर सकते हैं, और ये सब चीजें बिहाइंड द सीन्स होती हैं और ये सब बहुत क्रूशियल है फॉर द लोन अप्रूवल। नेक्स्ट है इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस। बच्चों क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस? एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पॉलिसी होल्डर्स एंड द इंश्योरेंस कंपनी। द इंश्योरर प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे इस प्रीमियम के बदले में, हम आपको इतना पैसा दे देंगे इस प्रीमियम के बदले में
या तो उस पर्सन की डेथ हो जाएगी या एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम आपको इतना पैसा पे कर देंगे, उसे क्या कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कह देते हैं। मुझे स्पेशलाइज सर्विस में एक पॉइंट और लिखवाना है, पेपर पे लिख लो और वो यहीं चिपका देना, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, 4-5 लाइनें लिख लो फटाफट, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, स्पेशलाइज सर्विस का ही पॉइंट है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पढ़ लिया अपन ने, नेक्स्ट पॉइंट है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, लिखो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट that do not come under the insurance contract that do not come under the ambit of life insurance, not come under the ambit of life insurance are called non-life or general insurance, are called non-life or general insurance, full stop. Next para, as the tangible assets like, as the tangible assets like home, vehicle, etc. are susceptible to damages, the general insurance, provides protection against, the general insurance provides protection against unforeseeable contingencies, like loss of asset due to fire, accident, etc. Loss of asset due to fire, accident, etc. तो जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो चीजें नहीं आती वो सिर्फ नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो गया। आप अपने फोन का इंश्योरेंस करवाते हैं, आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, आप अपने घर का इंश्योरेंस करवाते हैं, जिनको किसी भी वजह से नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, फ्लड में डूब गया, कुछ भी, उन सब चीजों के ऊपर जो आप इंश्योरेंस करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस कह देते हैं। तो अपन ने अदर बैंकिंग सर्विसेज में कौन सी पढ़ी, पहला पढ़ा आपने बैक ऑफिस, फिर रिटेल ऑफिस, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, रिस्क मैनेजमेंट, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, 5 पढ़ी। स्पेशलाइज के अंदर आपने पढ़ा लोन, अंडरराइटर, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो टोटल अपन ने नाम बोलो कौन सी बैंक की सर्विसेज पढ़ी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ऑफ लोन, रेमिटेंस, स्लाइड में आपने पढ़ा एग्जाम में वो एक साथ भी पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है। अगर वो अलग से मेरे से रेमिटेंस पूछता है 2 नंबर का, तो बच्चों आपको पूरा छाप के आना है रेमिटेंस में,
आपने पढ़ा डिमांड ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, पूरा जितना जो जो पढ़ रहे हैं वो सब कंप्लीट कंप्लीट आपको लिखकर आना है। तो बहुत अच्छे से अपन को याद करना है। आज इतना ही पढ़ेंगे, ये लर्न करेंगे और कल आगे का कंटिन्यू